नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं चंदन वर्मा आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और हमारे सारी वीडियोस देखें। और जो कमेंट्स दे रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो कंटिन्यू देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इसका एग्जाम्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। नॉट बार बार मैं एक ही चीज दोहरा रहा हूं, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि नॉट जेएनबी, सीएचएस या विद्यागान, आप का जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उसमें ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यदि हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो निश्चित ही कर लेंगे। अब हम चलते हैं पांचवें चैप्टर में। हम चल रहे हैं कंटिन्यू, पांचवें चैप्टर में चल रहे हैं। पांचवें चैप्टर का लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें सारे थ्योरी जो है मैंने बता दिए हैं और उस थ्योरी से रिलेटेड हमने क्या सीखा इस विषय पे हम बात करेंगे और देखते हैं हमने क्या सीखा। पहले तो जाने कि चैप्टर का नाम था हमारा सूक्ष्म जीव का परिचय, सूक्ष्म जीवों का परिचय एवं वर्गीकरण। उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके के मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, कैसे देख सकते हैं, कितने लाभदायक हैं, कितने हानिकारक हैं, कौन कौन से क्या रोग होता है, कौन से क्या फायदे हैं, दूध से दही कैसे जमता है, अपना एड्स कैसे होता है, किस विषाणु से, जीवाणु से या किस सूक्ष्म जीव से होता है, पेचिस, हैजा, मलेरिया, ये सारी चीजें मैंने बताया था। उसके बाद परिरक्षण, खाने का फूड पॉइजनिंग क्या होता है इस विषय में मैंने बताया था। फूड पॉइजनिंग होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए वो मैंने बताया था आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में, लास्ट 3 वीडियो में। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा उस तीनों वीडियोस का एक हम छोटा सा पूरे चैप्टर नंबर 5 का हम एक सारांश बनाते हैं। उस सारांश में हम लास्ट में आपको सिखाते हैं कि हमने क्या सीखा या हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पॉइंट देखा। उसका देखते हैं कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं तथा अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं। आगे देखते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। जो दूध से दही बनाते हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जीव HIV वायरस कहें और या फिर टीबी के लिए जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए कह सकते हैं कि वो हानिकारक हैं। ठीक है, वायरस, कोरोना वायरस हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है, लाभदायक नहीं है। ठीक है, राइजोबियम जो हमारे लिए पौधे के लिए फायदेमंद है। तो इसी तरीके से मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीव जो है लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जैसे रोग हो जाते हैं। विषाणुओं द्वारा, विषाणु मतलब वायरस, वायरस द्वारा जो है मनुष्यों में चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जैसे रोग होते हैं। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूहों में बांटा जाता है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ये इसका डिटेल मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। यदि आप इसका डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 5 के वीडियोस में जाइए, फर्स्ट लेक्चर में जाइए और वहां पे आप देखिए, आपको पता चलेगा कि पांचों के क्या गुण है, ये कैसे होते हैं, ये कोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किस रंग के हैं, क्या करते हैं, क्या इनसे लाभ है, क्या इनसे हानि है, ये सारी चीजें मैंने बताया था। प्रोटोजोआ, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस, पेचिस एक रोग है, पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मलेरिया कौन से सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम
प्रोटोजोआ, ये नहीं प्रोटोजोआ है, ऐसा नहीं है, वायरस से नहीं होता है मलेरिया, यानी विषाणु से नहीं, बैक्टीरिया जीवाणु से नहीं, ये प्रोटोजोआ से होता है। आगे देखते हैं, पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। यानी पेनिसिलियम नामक जो कवक है, वो जो छोटा जंतु है, कैसे सूक्ष्म जीव है, उससे ये पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। जेंथोमोनास नामक जीवाणु से नींबू में कैंकर रोग होता है। मैंने बताया था कि नींबू में कैंकर रोग हो, जो सड़ने वाला, वो देखा है ना आपने, सड़ने लगता है, वो एक कलर ही चेंज, नींबू पीला होता है कभी, मतलब पीला होगा और उसके बाद कुछ दिन बाद जब वो सड़ने लगा तो गाढ़ा पीला एक साइड से होता जाएगा। तो नींबू में कैंकर रोग जो होता है जेंथोमोनास नामक जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा, बहुत सारी चीजें देख ली और ये हमने सीखा वाला भी देख लिया। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 5 समाप्त हुआ। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम हर चैप्टर के बाद 20 क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यदि कंटिन्यू आप देखते हैं, आप उसको याद करते हैं, और जब हम एक क्वेश्चन लास्ट में आपको देते हैं कि इसका हल निकालिए, इसका आंसर बताइए, आप उसका आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट्स करते हैं कि सर ऐसा करें, ऐसा करें, इस तरीके से बताएं, और अच्छा लगता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ, देखते रहें, और यदि आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चन आप देख करेंगे, और उस 20 क्वेश्चन को जैसे ही आप सामने आएगा आपके दिमाग में, यदि आपने कंटिन्यू वीडियोस देखे हैं तो आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाएगा, आप सेम टाइम आंसर बता देंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, कि किस वजह से अभी क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नींबू में कैंकर रोग किसके वजह से होता है, तो आप सीधे बोलेंगे कि जीवाणु बैक्टीरिया के वजह से होता है। अब बैक्टीरिया में नाम पूछ दिया तो आप बता सकते हैं जेंथोमोनास नामक जीवाणु से होता है। तो चलते हैं आगे हम इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की तरफ और उस पर डिस्कस करते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव कहां कहां पाए जाते हैं? हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, और ये बोल रहा है सर्वत्र। तो सर्वत्र मतलब सारे जगह, ये सर्वत्र मतलब सारे जगह। तो अभी यहां देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि आपका सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? हवा में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। सर्वत्र मतलब सारे जगह, सारे जगह में हवा, पानी, आग, झरना, फरना, लकड़ी, जो भी है, पादप, जंतु, जो भी चीज आए वहां सब जगह पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी तपेदित रोग होता है, टीबी तपेदित रोग होता है, किसके द्वारा होता है? देखते हैं, प्रोटोजुआ के द्वारा तो नहीं, कवक के द्वारा तो नहीं, जीवाणु के द्वारा यस, वायरस के द्वारा नहीं। ठीक है, यदि वायरस के द्वारा हो, यदि वायरस हवा में है तो यह आपको फैलता जाएगा और आपका जीवाणु जो है ये जो है टीबी सबको होता जाएगा। तो टीबी जो होता है जीवाणु बैक्टीरिया के वजह से होता है, ना कि वायरस के वजह से, ना कि प्रोटोजोआ या कवक की वजह से। आगे देखते हैं, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। चना मटर की जो जड़ों की जो गांठ होती है उसमें पाए जाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है, क्या नाम है? तो राइजोबियम नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम नाम है। अब ये क्या करता है कि उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, ये जो आप मतलब
चना मटर का जो खेती करते हैं ना, वो चना मटर जब काट लिया जाता है और जब उसमें दूसरी फसल उगाई जाती है तो बहुत ही अच्छा फसल निकलता है, क्योंकि उसके जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। आगे देखते हैं, कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता क्या है? तो कुकुरमुत्ता जो है एक कवक है। कुकुरमुत्ता क्या है? एक कवक है, ना कि शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो है शैवाल, जीवाणु या प्रोटोजोआ नहीं है। कवक आपने देखा होगा, ये कवक जो है सफेद सफेद ऐसे 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 मान लीजिए रहते हैं, और ऐसे 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 कर 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 ये जो सफेद जो है ये इस तरीके से लास्ट में ऐसे आपने देखा होगा, ये ऐसे, ये कुकुरमुत्ता जो है ऐसे बना होता है, देख रहे हैं, इसको बोल सकते हैं कुकुरमुत्ता। इसको मशरूम भी बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं, कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको मशरूम भी बोलते हैं। ठीक है, मशरूम की सब्जी आप लोगों ने खाया है ना, उसको कुकुरमुत्ता हिंदी में बोलते हैं, और वो जो है कवक होते हैं। अभी आप उदाहरण के तौर पे एक और चीज भी देखते हैं कि लकड़ी, मोटी लकड़ी रखी हो, बरसात का दिन हो, तो आप देखते हैं कि वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे जो है सफेद सफेद कुकुरमुत्ता अपने आप से ही निकलने लगते हैं, नमी में आकर के, नमी जो होती है, नमी में कवक फैलते हैं। ठीक है, तो जो है नमी बढ़ते 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 एक वो पौधे का ही रूप ले लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा, पक्का देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है पेचिश रोग होते हैं। हमने सीखा, इसमें आपको मैंने बताया था कि पेचिश रोग होते हैं। पेचिश रोग किससे होता है? आगे देखते हैं, अमीबा से नहीं, पैरामीशियम से नहीं, एंट अमीबा से। तो एंट अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ है। ये जो सारे हैं, अब देखिए, ये पेचिश रोग प्रोटोजोआ से होता है, समझिए। अब पेचिश रोग प्रोटोजोआ से होता है तो क्या क्या है प्रोटोजोआ? तो देखिए, अमीबा प्रोटोजोआ, पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ, एंट अमीबा भी प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ। अब देखते हैं, अमीबा से नहीं होता, पैरामीशियम से नहीं होता, एंट अमीबा से तो ऑलरेडी ये प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ है, तो अब किससे? तो ये भी आदि मान लीजिए प्रोटोजोआ है। अब देखते हैं, प्लाज्मोडियम से जो होता है मलेरिया होता है, और इससे जो है पेचिश होता है। क्वेश्चन क्या है? पेचिश रोग होते हैं, तो क्या बोल रहा है? अमीबा से नहीं, पैरामीशियम से नहीं, एंट अमीबा भी प्रोटोजोआ है, पेचिश से, पेचिश होता है इससे, प्लाज्मोडियम से आपका मलेरिया होता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेचिश रोग का आएगा तो ये बोलेंगे, यहीं पे क्वेश्चन होता कि मलेरिया रोग किससे होता है, तो पहले जाने की वो तो प्रोटोजोआ से ही होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम से। ठीक है, जो कि ये है। आगे देखते हैं, अमीबा और पैरामीशियम है, अमीबा और पैरामीशियम है। मैं फर्स्ट पॉइंट में ही बता चुका हूं कि अमीबा और जो पैरामीशियम है, अमीबा इस तरीके का रहता है और पैरामीशियम जो है ये चप्पल नुमा रहता है। अब आप सब खुद ही समझ लीजिएगा कि अमीबा कौन सा है और पैरामीशियम कौन सा है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ है।
आगे देखते हैं, ब्रेड तथा इडली का आटा इसके कारण उठ जाता है, यानी ब्रेड या इडली का जो आटा है किसके कारण उठ जाता है? देखते हैं, गर्मी के कारण नहीं, पसीने के कारण नहीं, पसीना होगा तो आटा जो है उठ जाएगा, नहीं होगा। अब बोला है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, ये ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण जो है ब्रेड या इडली का आटा ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, जैसे रात में आपने आटा गूंथ के रख दिया ना, सवेरे थोड़ा फूल जाएगा, या फिर उसको जब तेल में हम बनाएंगे पुआ पूरी या फिर इडली टाइप से ऐसे कुछ बनाएंगे तो ऊपर की तरफ छिद्र 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 ऐसा उठ जाएगा, वो है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। आगे देखते हैं, दही का निर्माण किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है? दूध से दही का निर्माण किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है लैक्टोबैसिलस, जो है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण जो है आपका दही, दूध से दही का निर्माण होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि दूध से दही का निर्माण किस जीवाणु से होता है? तो लैक्टोबैसिलस से होता है। डिटेल्स में मैं पिछले वीडियो, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बता चुका हूं। आगे देखते हैं, वैक्सीन किन्हें उत्पन्न करके प्रतिरोधकता प्रदान करती है? जो वैक्सीन है वो किसको उत्पन्न करके प्रतिरोधकता प्रदान करती है, किससे प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है? तो देखते हैं, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडीज हाँ, रोगाणु, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से देखते हैं कि कौन कौन से जो है आपका एंटीबॉडीज, और आप देख सकते हैं कि एंटीजन, अभी इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंटीजन नहीं, रोगाणु नहीं, एंटीबॉडीज हाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एक एक पे हम डिस्कस करेंगे। वैक्सीन किन्हें उत्पन्न करके प्रतिरोधकता प्रदान करती है? अब पहले हम समझते हैं कि हमारे बॉडी को कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया ने इफेक्टिव कर दिया, या फिर मान लीजिए आपके अंदर वायरस घुस गया है और आपको वैक्सीन दिया गया, इंजेक्शन दिया गया। उदाहरण के तौर पे कोरोना वायरस की अभी अभी ताजा उदाहरण है। कोरोना वायरस आप जब किसी के शरीर में घुस जाता है तो कोरोना हो जाता है। अब क्या हुआ, हमने उसको वैक्सीन दे दिया, कोरोना वैक्सीन। अब क्या होगा कि उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता थी, बॉडी की जो है लड़ने की क्षमता थी, वो बढ़ गई। तो बॉडी को हम एंटीबॉडीज कर दिए, मतलब भाई लड़ने के लिए हमने सेम तुम्हारे जैसा ही बना दिया, एक डाल दिया है। अब जैसे ही कोरोना वायरस आएगा उससे लड़ेंगे, तो प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ती है उसमें ये जो है आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, एंटीबॉडीज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? ठीक है, तो देखते हैं टाइफाइड किसके कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है क्या, या फिर वायरस के कारण होता है क्या, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है, या फफूंद के कारण होता है? इसमें देखते हैं। टाइफाइड को मैं बताया था कि टाइफाइड को हिंदी में मोती झारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो टाइफाइड जो है देखते हैं, टाइफाइड जो है किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। तो ये जो है जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु जो है जैसे जल में जो जीवाणु रहते हैं, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मवेशियों में खुर व मुंह पका रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? मवेशियों में खुर व मुंह पका रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? ये देखते हैं कि विषाणु, फफूंद, जीवाणु, प्रोटोजोआ। अब आपको बताना है, ठीक है, कि कौन से किसके संक्रमण के कारण होता है। तो देखते हैं,
ये जो है हमारा न फफूंद के कारण नहीं होता है, जहां तक मुझे लग रहा है कि इसके जीवाणु के कारण भी नहीं हो रहा है, और प्रोटोजोआ यानी विषाणु के कारण हो रहा है। ये जो है विषाणु वायरस के कारण होता है। मवेशियों में खुरपका रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये जो है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नींबू कैंकर इसके कारण होता है। नींबू कैंकर इसके कारण होते हैं, मानी किसके कारण होता है? ये ऐसे लिखते हैं, किसके कारण होता है? जीवाणु, फफूंद, विषाणु, प्रोटोजोआ। अभी लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि नींबू कैंकर जो है किसके कारण होते हैं? तो फफूंद तो होता ही नहीं है, और प्रोटोजोआ भी नहीं होता है। विषाणु या जीवाणु, इन्हीं दोनों में से कोई एक होता है, तो वो जो है जीवाणु के कारण ही होता है। ठीक है, नींबू कैंकर में अभी कौन सा जो है एक लास्ट पॉइंट भी आया था हमारा कि नींबू कैंकर किस पौधे में ये रोग होता है? तो साथ में है नींबू, तो आप देख सकते हैं कि नींबू में ही होता है। ठीक है, नींबू कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे देखते हैं। जैम का परिरक्षण किया जाता है। जैम का परिरक्षण किया जाता है मतलब सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं? नमक द्वारा नहीं, चीनी द्वारा, हाँ, पश्चुरीकरण द्वारा नहीं, विकिरण द्वारा नहीं। अभी जैम जो होता है, जैम में चीनी मिला रहता है, देखा होगा आपने, जैम तो सभी ने खाया होगा। जैम में चीनी मिला रहता है और वो लिक्विड नुमा रहते हैं, पूरी तरह से वो लिक्विड नहीं रहता है। वो क्या है, जैम में चीनी मिला करके उसको इस तरीके से करके डब्बे में बंद कर, जिससे आप बाहर खोलेंगे उसको गर्म करेंगे वो पिघल जाएगा, और चीनी जो है उसको चिपका करके रखता है बस। तो हम कह सकते हैं उसका परिरक्षण जो है आपका चीनी करता है। अब देखते हैं सामान्य नमक का प्रयोग किसके परिरक्षक हेतु किया जाता है? सामान्य नमक का प्रयोग किसके परिरक्षक हेतु किया जाता है? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आप यदि वीडियो देखे हैं तो आप आंसर समझ सकते हैं, नहीं देखे हैं, यदि आपके घर पे कुछ ऐसा सामान होगा, आता होगा, बनता होगा, रखा होगा जिसमें नमक डालने से वो ज्यादा दिन तक रह सकता है, ज्यादा देर तक रह सकता है, इस विषय पे हम देखते हैं कि कौन सा है। मांस, मछली, इमली, ये सभी। तो मांस में भी साधारण नमक डाल करके हम उसे कुछ देर सड़ने गलने से बचा सकते हैं। मछली आपके घर में आया होगा, यदि बन रहा होगा या बनते हुए आपने देखा होगा, जो भी खा रहे होंगे उनके लिए है। तो उसमें क्या होता है कि हल्दी और नमक का मिक्सर, या नमक की मैक्सिमम, हल्दी कम थोड़ा सा करके मिला के रख दिया जाता है। 2 घंटे बाद भी बनाएंगे आप तो मछली जो है सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, यानी परिरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि मांस, मछली, इमली को भी साधारण नमक डाल करके हम परिरक्षित कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मांस, मछली, इमली को साधारण नमक द्वारा परिरक्षित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीनों हैं, तो जो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, और ये गलत है। ये गलत नहीं है, मतलब ये भी परिरक्षित होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन है ये सभी, तो ये सभी मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सिरका किसके संदूषण को अवरुद्ध करता है? यानी किसके संदूषण को, मैंने कह सकते हो कि
खराब होने के, किस आइटम के खराब होने की प्रक्रिया को यह रोक देता है? सिरका। सिरका मतलब विनेगर। सिरका को इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। ठीक है, विनेगर। तो सिरका किस में डालते हैं आपको पता ही है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जैम में डालते नहीं है, जेली में डालते नहीं है, अचार में डालते हैं, इनमें से कोई नहीं। अचार में सिरका डालते हैं या फिर ऑयल, तेल डालते हैं और उसको धूप में रखते हैं, ज्यादा दिन तक हमारा आम का अचार, मिर्च का अचार चलता है। सिरका डालना चाहिए जब भी आपका अचार बन रहा हो। ठीक है, अगला है हैजा रोग फैलता है। हैजा रोग फैलता है, किससे फैलता है? दूषित जल, दूषित वायु, दूषित मृदा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं, ये दूषित जल से फैलता है, दूषित वायु से नहीं, दूषित मृदा या मिट्टी से नहीं, जो है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है ये भी गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, हैजा जो है दूषित जल से फैलता है। इसलिए आपके आसपास यदि कोई जल इकट्ठा हो रहा है, नदी नाला है, कीचड़ है, उसको ज्यादा गंदा मत होने दीजिए, अदरवाइज हैजा फैलने का डर है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीव पादपों पर क्रिया करके किसका उत्पादन करते हैं? सूक्ष्म जीव पादपों पर क्रिया करके किसका उत्पादन करते हैं? ये तो अलग ही क्वेश्चन आ गया, ये तो चैप्टर से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया था, बट ये वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ये बात नहीं हुई थी। अब ये क्वेश्चन आ गया तो आप जो है सीधे आपका दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात करते हैं। मशरूम सूक्ष्म जीव जो है पादपों पर क्रिया करके, पौधों पर क्रिया करके क्या उत्पादन करते हैं? तो मशरूम नहीं, वृक्षांश नहीं, ह्यूमस ये करते हैं, ये ह्यूमस करते हैं। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी आंसर गलत है। ह्यूमस क्या है? ये क्या होता है कि छोटे छोटे जो मतलब जो हमारे पौधे जो होते हैं उनको सड़ाने का काम करता है। ये जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ह्यूमस, पादपों पर क्रिया करके क्या उत्पादन करते हैं? तो ह्यूमस उत्पादन करते हैं, और वो जो है यानी सड़ाते हैं और वो धरती में मिलते हैं और उससे हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आवर्धक लेंस की, सूक्ष्मदर्शी, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों। मैंने बताया था कि कवक फफूंदी को देखने के लिए हम लोग आवर्धक लेंस ले सकते हैं, कवक फफूंदी को देख, बाकी के देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी ले सकते हैं, उत्तल लेंस नहीं ले सकते हैं। ए और बी। अब बोला है कि क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, यानी इसको इनको देखने के लिए, तो इससे भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं। अब ऑप्शन डी में हम देख रहे हैं कि ए एंड बी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप समझ रहे हैं कि ए और बी जो है दोनों से हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये हमने सीखा, इसमें भी बताया था, या फिर एड्स के विषय में जब मैं दूसरा वीडियो बता रहा था। तो आप यदि एड्स के विषय में बढ़िया से देखना जानना चाहते हैं तो हमारा देखिए दूसरा वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड, और उसमें देखते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉस चटनी में प्रतिरक्षक का काम करता है। सॉस चटनी में प्रतिरक्षक का काम करता है, क्या क्या है, कौन कौन सा काम, कौन सा अम्ल, ये इसमें अब ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सॉस चटनी में प्रतिरक्षक का कार्य करता है। आपको याद करने हैं, आप कहीं लिख लीजिए, समझ लीजिए, और ये क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
कि क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, ये है होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक, नहीं ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है होता है HCl सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल होता है NaOH3 और एसिटिक अम्ल जो है वो होता है हमारा इसका CH3COOH CH3COOH। एक बार चेक कर ले, कंफर्म कर लेते हैं क्या है। ये है CH3COOH। नाइट्रिक अम्ल में N नहीं होता, N A नहीं होता, NOH3 ये होता है। ये सॉस चटनी में प्रतिरक्षक का कार्य करता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं करता है, नाइट्रिक अम्ल नहीं करता है, एसिटिक अम्ल यदि हम सॉस और चटनी में मिलाएं तो वह प्रतिरक्षक का काम करता है, उसे ज्यादा दिन तक बचाने का काम करता है। ठीक है, एसिड मिला देंगे तो, अम्ल मिला देंगे तो सॉस और चटनी, जैसे कि सॉस और चटनी क्या है, खट्टा होता है। चटनी तो ऐसे भी खट्टा भी होती है, मीठी भी होती है। सॉस हमको खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। टोमेटो सॉस आपने देखा होगा, और चटनी भी, इमली की चटनी, टोमेटो की चटनी और बहुत सारे आइटम्स के चटनी होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा खटापन रहता है, खटापन मतलब अम्ल का, और उसमें और हम यदि एसिटिक अम्ल मिला दे तो जो है ये प्रतिरक्षक यानी ज्यादा दिन तक यूज में हम ला सकते हैं। देखते हैं जो 20वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 21वां नंबर है, जीवाणु कौन से होते हैं? जीवाणु कौन से होते हैं? इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये आपको खुद करने हैं, और आप यदि पूरा वीडियो देखे हैं तो आप निश्चित ही इसका हल कर देंगे, आप इसका निश्चित ही आंसर बताएंगे। और सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड आपने पढ़ा है, जैसे कि मैंने बताया कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये इत्यादि क्या होते हैं और उनके क्या फायदे, बहुत सारी चीजें मैंने बताया था। तो चैप्टर नंबर 5 का ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि कौन सा आंसर जो है इसका सही है। इसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 6 में कल से देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 जो आपको मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, और इसी तरीके से हम 20 क्वेश्चन करते जाएंगे। हर चैप्टर्स के साथ में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 6 प्रारंभ करने से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगा। इसके साथ ही नमस्कार।